हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी में। तो सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन के लिए अपने बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। फाइनली हम लोग आज जो है अपने एनसीईआरटी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो है आज शुरू कर रहे हैं और आपके पास जो है ये लेक्चर 3 बजे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये लेक्चर आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 है। क्या है? चैप्टर नंबर 5 है और इससे हम लोग अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चैप्टर में कुछ है नहीं, ये है वाटर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या है? वाटर यानी कि जल। ठीक है, समझ रहे ना? वाटर यानी कि जल, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर बात कर रहे हैं भाई अपने इस चैप्टर की, तो चलो आरंभ करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? देखो, एनसीईआरटी आपको कैसे पिरो रहा है, एकदम अच्छे ढंग से बताने का कोशिश कर रहा है। अगर आप समझना चाहो तो बहुत अच्छे ढंग से बताएगा, अगर आप समझना ही नहीं चाहोगे तो फिर आपको कोई भी अच्छा से नहीं बता पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। कह रहा है कि आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको बच्चों की तरह जो है बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। आगे देखेंगे तो बच्चे वर्षा में भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। ये रियली भाई आपने भी कभी बनाए हैं पेपर का? ये जो पेपर आता है, इस पेपर का नाव शायद मुझे उम्मीद है कि आपने भी बनाया होगा। अगर नहीं बनाए होंगे ना तो प्लीज, अभी बारिश का मौसम लगभग चल रहा है, आप ट्राई करना एक बार बना करके, बहुत खुशी मिलता है। हम खुद बचपन में जो है ऐसा नाव बनाया करते थे और बहुत खेलते थे। ठीक है, तो ये बच्चे करते हैं अक्सर, आपने भी देखा होगा। दोपहर तक गुड्डे में जमा जल गायब हो जाते हैं। वह जल कहाँ चला जाता है, क्या आपको पता है? देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। क्या है? सूर्य के कारण जो है, सूर्य के ताप के कारण, यानी कि जो सन का जो किरण है, जो सन का तापमान है, टेम्परेचर है, जिसके कारण क्या होता है, जल वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने का कारण क्या है? देखो, ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेता है। यहां से यह वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। फाइनली देखो ध्यान से, ये जल चक्रण कैसे होता है। पहले तो आप इस डायग्राम को देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये देखो, ये पानी है, जल है, ठीक है, और ये जल क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। और ये वाष्पीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य ताप के कारण, सूर्य के टेम्परेचर के कारण। और ये वाष्पीकरण होकर के वाष्प बन करके ये बादल का रूप ले रहा है, ठंडा होकर के क्या हो जा रहा है? संघनन हो जा रहा है। और संघनन होकर के ये बादल का रूप ले लेता है, एक प्यारा सा बादल। और बादल बनने के बाद ये करता है वर्षण, यानी कि बारिश, झमाझम झम रिमझिम रिमझिम जो बारिशें होती हैं, जो सावन की बूंदे होती हैं, जो आपने गाना भर भर के सुना होगा, ये वाह। ठीक है, और ये होता क्या है कि इस माध्यम से फिर पुनः जो है ये पानी अपने स्वस्थल पे चला आता है और जो जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहां पे ये फिर जाता है। और ये कुछ इस प्रकार से चक्रण जो है, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, जिस प्रकार क्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चलकर लगाता रहता है, उसको ही जल चक्र कहते हैं। फाइनली जो डायग्राम के माध्यम से जो चीजें मैं आपको बताया, इसे ही जल चक्रण कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी थलशाला के सामने, ठीक है, आप देखो थलशाला है क्या? एकदम छोटा सा और प्यारा सा शब्द है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि थलशाला। अब देखो, थलशाला ये शब्दावली यहां पे आपको बताया है। एनसीईआरटी की यही खूबियत तो अट्रैक्ट करती है हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, हमारे अच्छे
एस्पिरेंट्स को, ठीक है। और यही सारी चीजों को पढ़ना और समझना सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा समस्या होता है। देखो कह रहा है कि यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है, ठीक है। आप भी कुछ अपना थलसाला बना सकते हैं। एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी भर करके उसमें अच्छी तरह दाब दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, ठीक है। तद उपरांत उसके चारों छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहारा छिड़के जार को बंद कर दे। पत्तियों एवं मिट्टियों द्वारा वाष्प जल संघनित होकर के जल बूंदे के रूप में नीचे गिरते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो ये एनसीईआरटी है भाई, इसको जितना समझोगे उतना ही मजा आएगा। जो जल, ध्यान से देखना, जो जल, ओके ओके, जस्ट वेट, अभी 1 मिनट डियर, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ चलो, हाँ देखो, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता होगा, राइट। क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे प्यारे डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं कि क्या ये सच में संभव है? क्या सच में रियल है? क्या आप रियलिटी को फील कर पा रहे हैं? राइट, मुझे उम्मीद है कि आप कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि यही जल वाष्पीकरण होकर के संघनन का रूप लेता है, बादल बनता है, ठंडा होकर के फिर वर्षण का काम करता है। मेरे प्यारे ध्यान सुनना, अगर हम मान लेते हैं कि जो अमेजन नदी का जल है, राइट, सुनो इसी एग्जांपल से, अगर अमेजन नदी का जल है और वह जल अगर वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण से होकर के ठंडा हो रहा है और ठंडा होकर के बादल का रूप लेता है, संघनन होता है, तो क्या वह बादल, क्या वह वाष्पित जल वर्षण के रूप में, वर्षा के रूप में क्या अमेजन नदी में ही बरसेगी? ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि वो बादल चलेगा और जहां उसको बारिश करना है वहां वो होगा। तो क्या ये बात संभव है या नहीं? राइट, संभव है। देखिए, अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिम नदी हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, ये आप जानते हैं। इसमें अधिकांश भाग सोडियम, नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाले नमक का होता है, ठीक है। इन सब महासागरों, समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे उम्मीद है समझ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला स्लाइड कुछ इस फॉर्म में है आपका, देखिएगा। अब देखिए, कुछ चीजों को यहां से देखते हैं। जल वितरण, ठीक है। अब हम तो जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे, हमारे इस धरती पे, हमारे इस सरफेस पे, हमारे इस भूमि पे जल है। ये इसका 1/4 भाग जल से मतलब घिरा हुआ है, आधा से ज्यादा भाग। तो क्या तब भी हम पानी को यूज करने से डर रहे हैं? हमें बोला जाता है कि पानी बचाओ, पानी बचाना बहुत जरूरी है, जल संरक्षण। क्यों? अब जल वितरण समझो। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, राइट। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देश में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या लाजवाब लाइन है यार, सच में। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? बताओ क्यों करना पड़ता है? क्या आपके पास इसका आंसर है, इसका उत्तर है? आप दोगे? मैं कहूंगा कि बिल्कुल। समझो, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? नहीं, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, हमारे यूज के नहीं है। क्यों? निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत दिया गया है, इसके माध्यम से समझो। सबसे ज्यादा महासागरों का जल है, राइट, 97.3%। बर्फ छत्रक 0.2%।
भूमिगत जल है 0.68%। अब झीलों का आलवन जल जो है 0.009% है, और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं वो कितने हैं आपके बता दो, 0.009। नेक्स्ट वायुमंडल 0.0019% और नदियों का जल 0.0001%, और टोटल कुल मिलाकर के 100% आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो क्या आप इससे नहीं समझ पा रहे हो? मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए, साधारण क्रियाकलापों के द्वारा जल के विवरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स में देखें, देखो आपसे कह रहा है, ये छोटी छोटी बॉक्स मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मैं इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रतिशत 1000 ग्राम है, याद रखना। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये बॉक्स है। तैराक इसमें प्लवन कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना देती है। मैं उम्मीद करूंगा कि क्या क्रियाकलाप को आप खुद से देखना। क्रियाकलाप करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ट्राई करना। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो या हमारे ऐप पे जाकर के आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप इसे आराम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस पूरे के पूरे पीडीएफ को हमारे प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करो और वहां से आराम से सारी चीजों को, सारी स्टडी मटेरियल को आप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब देखो यहां से कुछ चीजों को कि महासागरीय परिसंचरण, देखो कुछ है नहीं। अगर आप इसी टॉपिक को कहीं पढ़ोगे जाकर के अनदर यूट्यूब चैनल पे, तो इसको इतना ना लेंदी कर दिया जाता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर को कि वहां पे लेंथ ड्यूरेशन को बढ़ाया जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। जो चीजें दिया है एनसीईआरटी में, अगर मैं उसी को डेडिकेट कर रहा हूं, उसी को पढ़ा रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड चीजें इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो फिर लेंथ बढ़ाने की क्या जरूरत है भाई? टाइम बचेगा, आप खुद से तो प्रिपरेशन करोगे कम से कम। तो चलो, इन सब चीजों को देखकर ही आपके लिए मैं यहाँ पे आया हूं और यही सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। महासागरीय परिसंचरण, देखो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। अब ये जादुई सी अनुभूति क्या होती है? पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झीलों के शांत जल के विपरीत सागरीय महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भट्टा एवं धाराएं। ध्यान देना, महासागर की गतियां 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स में हम वर्गीकृत कर देते हैं। किस प्रकार से? तो हम इस प्रकार से कुछ करते हैं कि आप भी देखो, आप भी समझो, ध्यान से सुनना और चीजों को समझना, तब समझ में आपको जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे, देखो ध्यान से, ये कुछ चीजें आपको महासागरीय के बारे में बताया कि ये शांत नहीं रहता। तो जो चीजें बताया ये आपने देखा। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है तरंग, ठीक, देखना ध्यान से, चीजों को समझो, कुछ है नहीं इसमें, चीजों को समझो, अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझोगे, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तरंगे, ध्यान देखो, समझना क्या है यहां। जस्ट वेट, हाँ देखो, तो थोड़ा सा देखो, तरंगे, ठीक है। दूसरा है आपका दूसरा है भट्टा, ज्वार भट्टा, राइट, ज्वार भट्टा, राइट। तो ये 3 प्रकार के जो हैं ये होते हैं। ओके, अब कुछ चीजों को समझो ध्यान से। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न गतियों को
प्रबलित किया जाता है। ओके, अब देखो, अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। पहले देख लेते हैं तरंग को, फिर देखेंगे हम ज्वार भट्टा को, फिर आगे की चीजों को। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो तरंग क्या है, राइट। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? आप कभी अनुभव किए हैं? क्या आप कभी अनुभव किए? देखो कितने अच्छे से पिक्चर्स फॉर्म में दिया है ये सारी चीजें तरंग को बताने के लिए। देखो यहाँ पे आपको बच्चे की तरह एक बेसिक स्टैंडर्ड लेवल की ओर लेकर जा रहा है, बेसिक से, और इंप्रूव कर रहा है आपके नॉलेज को। और आप करो, इसके साथ करो, इससे आगे उठने की कोशिश क्यों करना? अगर इससे आगे जाना है तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, नहीं तो इसको देखो, ये जो सिखा रहा है, ये जो बता रहा है, इसे समझो और इसे अच्छे से मस्तिष्क में बैठाओ और अच्छे से सोचो, इसे देखो। अगर ये बता रहा है कि देखो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंग के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। हाँ, समझ रहे ना? ठीक है, आप समझ रही है? बिल्कुल सॉरी, समझ रहे हैं ना? राइट। अभी चीजों को समझो, आगे आप चलोगे 11th में तो यही चीजें इतनी डेप्थ हो जाएगी कि आपको इतना मजा आएगा कि सोचोगे कि सच में यार क्या एनसीईआरटी ऐसी परत दर परत कैसे बढ़ा करके मुझे एक छत तक लेकर जा रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तरंग का पिक्चर है। अगर कह रहा है कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार अगर उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उसे ही तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इनके कारण अत्यधिक विनाश भी होता है। राइट, ओके। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार एवं या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। ध्यान से सुनना, यही तरंग अगर ज्यादा उठे, यही तरंग अगर ज्यादा उठे, इसे सुनामी कहेंगे, इसे सुनामी कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? सुनामी। कहां तक उठे? तो 15 किलोमीटर तक। कहां तक? 15 किलोमीटर तक अगर उठ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? कि अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, और यही तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सुनामी कहते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? सुनामी। ओके, आगे की लाइन को देखिएगा। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई है। ये तो 15 मीटर की बात हो रही है, और यहां 150 मीटर भी आ चुका है भाई। यहां पर 150 मीटर भी आ गया है ना? हाँ, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती है। ध्यान से देखना। ओके, 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ओके, ठीक है, तो कुछ ये है। अब बात कर रहे हैं ज्वार भाटा। ठीक है, अब ये चीजें रही। देखो, सुनामी की बात करें तो ये बॉक्स में एक चीज और यहां पे आपको दिया है। ठीक है, यहां से पेन ले लें तो वो आपको दिखेगा। ये देखो,
सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट होता है। अभी पोताश्रय है क्या, ठीक, ये पोताश्रय है क्या, ठीक है। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि ये पोताश्रय होता क्या। ओके ओके, चलो अब ज्वार भट्टा को देखते हैं। कुछ है नहीं इस चैप्टर में, अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भट्टा कहलाता है। दिन में 2 बार नियमित रूप से ओके, अगर 2 बार दिन में महासागरीय जल का उठना एवं गिरना हो रहा है तो वो ज्वार भट्टा कहलाता है। राइट, वो क्या कहलाता है, ज्वार भट्टा कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तब एवं तट की से पीछे चला जाता है तो उसे भट्टा कहते हैं। ज्वार भट्टा किसे कहते हैं, ज्वार किसे कहते हैं और भट्टा किसे कहते हैं, ये एनसीईआरटी इससे बेहतर ढंग से कौन बताएगा, बताओ, इससे बेहतर ढंग से कौन बताएगा एनसीईआरटी को छोड़कर। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और इससे बेहतर बता सकता है। अगर हाँ कोई बता सकता है तो फिर मुझे अच्छा लगेगा कि आप उसे फॉलो करो और उसे पढ़ो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बिल्कुल। चलो आगे की स्लाइड की ओर बढ़े, आप कहोगे कि बिल्कुल। चलो अब आगे की स्लाइड की ओर आए तो कुछ ये चीजें देखें। देखो कह रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा, लघु ज्वार भट्टा क्या है और बृहद ज्वार भट्टा क्या है। इस पिक्चर को ध्यान से देखना प्यारे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यहां पे हो रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भट्टे आते हैं। राइट, ज्वार भट्टा है क्या, आपने तो देखा, लेकिन ये आते कैसे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आपने जानने का कोशिश किया? आप बोलोगे नहीं, फिर क्यों नहीं किया, करना तो चाहिए भाई। चलो अब कर लेते हैं ना। हाँ, जब सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल आता है और इसी के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर ज्वार भट्टे आते हैं। किसके कारण, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब हमारा पृथ्वी का जल चंद्रमा का निकट होता है, चंद्रमा के निकट होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधा में होता है, यानी कि एक रेखा में होता है, जो कुछ इस प्रकार से इस डायग्राम में आप देख सकते हो। मैं कलर चेंज कर लूं पेन का तो अच्छे से दिखा पाऊंगा, नहीं तो यहां ब्लैक ब्लैक मैच कर जाएगा। ठीक है, ब्लैक ब्लैक मैच कर जाएगा, तो मैचिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, मैचिंग बाद में किया जाएगा। ये वाला देखो, ठीक है, ये तीनों एक सीधी रेखा, समझ रहे हैं मेरी बात को। और इस समय सबसे ऊंचा ज्वार आता है जब तीनों एक सिमिलर हो, समानांतर हो, एक दूसरे के समान हो, बराबर हो, तब उस सबसे बृहद और सबसे उच्च ज्वार आता है। ठीक है, ठीक है ना, राइट, ओके। अब देखो, इस ज्वार को ही बृहद ज्वार नहीं ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में जो है महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भट्टा जो है आता है, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार के फॉर्म में, ओके, कुछ इस प्रकार के फॉर्म में, ओके। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं।
कुछ स्थान पर ज्वार भट्टे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। तो इसके जो भी यूज हैं यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन किया है। अब देखो, एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरे, बाल्टी के एक ओर मिमजल छड़ डाल कर पानी को गर्म कर ले, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए इसको, और ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब महासागरीय धाराओं के बारे में कुछ देखते हैं। देखो, महासागरीय धाराएं क्या है, ठीक है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा होती है। महासागरीय धारा गर्म एवं ठंडा हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। आया सबसे बड़ा विपत्ति जो क्लास 6 का बुक नहीं फॉलो किए, नहीं पढ़े। अब ये भूमध्य रेखा क्या है? क्या है भाई भूमध्य रेखा? किसे कहते हैं? किसका नाम है ये? अब तो यहां बताना भाई फिर दिक्कत है। चलो, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर पढ़ लेना, फिर नहीं तो दिक्कत होगी। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है। अब ध्रुव क्या है ये भी नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे बता रहा हूं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लिबिड्रो महासागर धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जिसकी गल्फ स्ट्रीम गर्त जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में माना जाता है। ओके, तो इन सब चीजों को रीड करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर से वही कहूंगा कि डाउनलोड कर लो। ठीक है, चीजें हैं कि कुछ पिक्चर्स फॉर्म है, आप इसे देख सकते हो। और ऐसा मुझे उम्मीद है कि यही था, यही सारी चीजें आपको पढ़ना था इसमें, और आपको पढ़ने में मजा आया होगा। आपने अच्छे से समझा भी, और समझने के साथ साथ इसको बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद एंड लव यू डियर, बाय बाय।